हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज मिशन कामयाबी में मैं आपको कक्षा 12th फिज़िक्स सब्जेक्ट का सेट 1 जो जुलाई 2022 में हुआ था पेपर को सोल्व कराऊंगा। आइए देखिए क्या था। टाइम आपको 60 मिनट दिया गया था और जो टोटल मार्क्स कितने थे 20 थे। इसके अंदर इंस्ट्रक्शन में क्या था, सभी क्वेश्चन जो थे कंपलसरी थे और आपको क्या टोटल 14 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसके अंदर से क्या पहले 1 to 10 जो थे आपके क्वेश्चन थे कैरी 1 मार्क्स ईच, और जो 11th 12th क्वेश्चन था उसके लिए 2 मार्क्स असाइन थे, और क्वेश्चन नंबर 13 14 के लिए 3 मार्क्स असाइन थे। तो टोटल मिला के क्या है 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स के, 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के और 2 क्वेश्चन 3 मार्क्स के थे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट 1 to 5 क्या है, आपको टिक लगाना है। देखिए एक क्वेश्चन दिया गया, 4 ऑप्शन दिए गए, तो 4 ऑप्शन में से एक ठीक है, यानी फर्स्ट 5 क्वेश्चन क्या है आपके मल्टी चॉइस क्वेश्चन थे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या है आपका, अधिक है। तो देखिए मैंने आपको कूलम्ब्स लॉ बताया था। कूलम्ब्स लॉ क्या था, जब आपको 2 चार्ज पार्टिकल दिए गए, Q1 Q2 पॉइंट चार्ज है, इनके बीच में सेपरेशन R हो तो उनके बीच में फोर्स लगता है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम के। ये आपको इस तरह लिख सकते हैं। क्या बना था आपका, F क्या है Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, एक की कॉन्स्टेंट था। तो आपका जब इसको हटाते तो K का मान कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। हमें क्या है, ये जो क्वांटिटी है इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी बोलते हैं। इसकी हमें क्या डायमेंशनल, इसकी हमें यूनिट बतानी है। तो यूनिट क्या हो गया, अगर इसको मैं इधर लेके आऊँ क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ गया, F क्या आ गया आपका, इधर आ जाएगा, ये F आ गया यहाँ पे, और आपका क्या Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, या इसको आप लिख सकते हैं इस तरह Q1 Q2 4, या आपका पाई था अलग है, ऑफ F R स्क्वायर। तो 4 पाई कॉन्स्टेंट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, डायमेंशनलेस होता है। तो जो चार्ज होता है आपका कूलाम में इसको मेजर करते हैं, तो क्या होगा Q1 को कूलाम के अंदर मेजर करेंगे, Q2 को भी कूलाम के अंदर, तो क्या हो गया आपका C स्क्वायर हो, यानी कूलाम का स्क्वायर। और जो बटे के अंदर फोर्स को किस में मापते हैं, न्यूटन के अंदर मापते हैं, डिस्टेंस को किस में मापते हैं, मीटर स्क्वायर के अंदर मापते हैं। तो ये क्या हो गया Q1 Q2 के लिए आपका C स्क्वायर कूलाम स्क्वायर, फोर्स के लिए न्यूटन, R के लिए मीटर स्क्वायर हो गया है। तो इसको अगर हम ठीक तरीके से लिखा जाए तो ये होगा आपका कूलाम स्क्वायर एंड न्यूटन ऊपर गया -1 और m की पावर -2। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन का अगर हम देखिए इसको आपका कंपैरिजन करेंगे तो देखिए न्यूटन पर नेगेटिव, कूलम स्क्वायर और मीटर स्क्वायर, तो हमारा राइट आंसर जो होगा आपका वो क्या होगा, ये हमारा B इज़ द राइट आंसर, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपका सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या है, वोल्ट मीटर इज़ द यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी, यानी वोल्ट मीटर। 4 ऑप्शन दिए गए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हमें पता है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, ये होता है आपका फोर्स पर यूनिट एरिया। हमें पता है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये ऑप्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये होता है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता है। तो अगर इसकी यूनिट क्या होगी, अगर आप देखिए फोर्स को मापते हैं न्यूटन के अंदर, और आपका जो चार्ज को मापते हैं कूलाम के अंदर, न्यूटन पर कूलाम। तो ये आंसर नहीं है हमारा, ये ऑप्शन नहीं है। तो बी ऑप्शन जो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, इसको किस में मेजर करते हैं, इसको हम वोल्ट के अंदर मापते हैं, तो वोल्ट नहीं है, हमें गिवन क्या है वोल्ट मीटर है। थर्ड है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी कोई भी हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को किस में मापते हैं, जूल के अंदर मापते हैं, जूल के अंदर। तो डी जो ऑप्शन बचा आपका, डी ऑप्शन क्या दिया, देखिए आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिया गया है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैंने आपको बताया था, गॉस लाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बताया था। तो गॉस लॉ क्या था आपका, देखिए ये गॉस लॉ था, गॉस लाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या कहता है, ये देखिए फ्लक्स सरफेस इंटीग्रल है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, और एनी क्लोज पाथ इज इक्वल टू 1/ε टाइम्स द टोटल चार्ज क्लोज्ड बाय द सरफेस। अब देखिए हमारे पास के ये क्लोज सरफेस है, ये मैंने आपको बताया था। तो इसके अंदर इसको देखते हैं, तो अगर आपका जो डी ऑप्शन होगा EDS। तो E क्या होता है, फोर्स, आपको पता है एक फार्मूला होता है, E होता है वोल्ट
V बाई आर, यानी E इक्वल टू dV/dr लिखते हैं तो इसको V/R लिख सकते हैं। और जो एरिया होता है ये क्या होता है, ये भी आप क्या इसको हम लिख सकते हैं एरिया जो है। अब इसकी यूनिट की बात करें तो देखिए वोल्ट, ये तो वोल्ट हो गया, नीचे वाला क्या है लेंथ को मापते हैं मीटर के अंदर मापते हैं। और जो आपका ds को इसको क्या एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर हो गया, तो 1 से मीटर कट गया, बच गया क्या आपका Vm यानी वोल्ट मीटर। तो हमारा आंसर जो होगा हमारा इस केस के अंदर क्या होगा, तो सही आंसर देखिए वोल्ट मीटर किसकी यूनिट है, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स की यूनिट है। तो राइट आंसर इज डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सर्कुलर करंट कैरिंग कोयल एट द सेंटर ऑफ दी। अब देखिए हमने इसके अंदर आंसर क्या होगा, सर्कुलर जो आपकी, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा देखिए ड्यू टू सर्कुलर कोयल इस तरह दी गई है आपकी, यहाँ से करंट एंटर करता है, यहाँ से वापस लीव करता है। तो इस करंट एलिमेंट dl की वजह से जो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है कितना होता है, b μ0I/2r होता है। ये डेरिवेशन भी की है हमने। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा इसके अंदर आपका, देखिए μ0I/2r, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। अब रेजिस्टेंस कंडक्टर का ऑप्शन दी गई 4, इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर, डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। तो हमें पता है कंडक्टर का रेजिस्टेंस याद रखिए हमेशा राइज होता है, इंक्रीज होता है विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो आंसर क्या होगा आपका, ए इज़ द राइट आंसर, यानी टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन, द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन। हमें पता है जो कैपेसिटेंस होता है कैपेसिटर का वो कितना होता है, सी होता है ε0A/d। अब ये जो A है, ये जो प्लेट होती है आपकी, ये प्लेट ये पॉजिटिव नेगेटिव 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 नेगेटिव, डी इसके बीच में सेपरेशन होती है, एरिया इसका ये होता है। तो जो C जो कैपेसिटेंस होता है वो क्या है, देखिए यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है परमिटिविटी के एरिया के इनवर्सली डी के, तो तीनों के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे दिया क्या, एरिया ऑफ प्लेट्स, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, यानी तीनों ऑप्शन दिए गए। यानी हमारा क्या है ऑल ऑफ अबव, यानी सभी का इसका राइट आंसर क्या होगा, डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 6 to 10 जो फिल इन दी ब्लैंक्स टाइप दिए गए हैं, तो आपको क्या है यहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक्स भरने हैं, आपको बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए आपका, द जंक्शन रूल इज़ बेस्ड ऑन दी कंजर्वेशन ऑफ, आपको यहाँ पे भरना है। तो क्या होता है जंक्शन रूल क्या है आपका, किरचॉफ के 2 लॉ मैंने बताए थे आपको। फर्स्ट लॉ जो क्या है उसको हम क्या बोलते, देखिए किरचॉफ जंक्शन रूल। ये क्या करता है, इट स्टेट दैट एल्जेब्रिक सम, इसको देख के बता सकते, देखिए इस समेशन को हम बोलते हैं एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इन ए क्लोज सर्किट इज 0। दिस लॉ सपोर्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो आंसर क्या होगा हमारा क्या भरेंगे इसके अंदर, आपको लिखना है चार्ज, जंक्शन रूल चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज इन फाइनाइट सीट डिपेंड्स ऑन आर एज। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन सीट ऑफ चार्ज की वजह से क्या होता है आपका, मैंने आपको आर्टिकल करा, ये होता है σ/2 ε0 होती है। अब यहाँ पे देखिए ना तो आपके यहाँ पे आर है, आर की कोई भी टर्म नहीं है, दैट मीन्स क्या है, इट इज़ इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है ऑफ आर। तो ये क्या डिपेंड नहीं करता है आर पे, तो इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट लिख सकते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ आर, या आप लिख सकते हैं इट डजंट डिपेंड्स अपॉन आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम, आपको यहाँ फिलिंग इन द ब्लैंक्स दिया गया है। तो आपको ओम्स लॉ पता है, ओम्स लॉ क्या कहता है, ये देखिए आपको जो दिया गया है ओम्स वोल्ट, यहाँ क्या आएगा हमें पता है, आएगा एम्पियर, एम्पियर। और ये कहाँ से आया है, ओम्स लॉ मैंने आपको पढ़ाया है। ओम्स लॉ क्या कहता है, इट स्टेट दैट करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ends ऑफ कंडक्टर प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, मैकेनिकल स्ट्रेन एटसेट्रा रिमेन सेम विजिबल टू IR। तो यहीं से आपका निकला है। तो देखिए जो आपका R है,
ये देखिए यहाँ पे ओम निकालना है, तो आर क्या हो गया, V/I। आर को मापते ओम के अंदर, तो 1 ओम, वोल्टेज को, पोटेंशियल को वोल्ट के अंदर, करंट को मापते हैं एम्पियर के अंदर। तो यहाँ पे ओम क्या हो गया, वोल्ट पर एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन देखिए, 9th 10th क्वेश्चन, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन इन 1 और 2 वर्ड्स, यानी आपको ओनली जस्ट 1 या 2 वर्ड में इसका आंसर लिखना है। तो क्वेश्चन है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मेटल क्या होता है, ये होता है इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट कह लीजिए, इन्फिनिटी कह लीजिए, सिंबल लगा सकते हैं। नाउ 10th क्वेश्चन है ड्रा इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा करनी है। तो देखिए हमें क्या करना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा करनी है ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी है। मैंने आपको सिखाया था पॉजिटिव चार्ज के लिए हमने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो ड्रा की थी, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को किस तरह आप ड्रा कर सकते हैं, इस तरह से। सबसे पहले ये हो गई आपकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी पूछ सकते हैं आपसे कि पॉजिटिव चार्ज के लिए, नेगेटिव चार्ज के लिए क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस भी ड्रा करनी है। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी ड्रा कर सकते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को ड्रा करते हैं इस तरह से। आप ये क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड होती है, कहाँ होती है, बाहर की तरफ दिखाते हैं इसको इस तरह से। फॉर पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स रेडियली आउटवर्ड दिखाना कि हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा करनी है। ये क्या होती है, मैंने आपको बताया था E.dl, E.dl इक्विपोटेंशियल सरफेस, द सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच क्या होती है, आपकी पोटेंशियल क्या होती है, सेम होती है। लिख सकते हैं आप, डेफिनेशन बता देता हूँ। इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है इसको डिफाइन कर सकते हैं, सरफेस एट एवरी पॉइंट, एट एवरी पॉइंट, एक नंबर का समझाने की आपको बताया, एट एवरी पॉइंट ऑफ विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम। ये आपको बता रहा हूँ पेपर के अंदर 1 मार्क्स का, तो बस आपको सरफेस ड्रा करनी है, आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज रिवीजन के लिए बता रहा हूँ। तो इसका मतलब इसके ऊपर क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो हमारी होती है, हमें पता है उस पर वर्क डन कितना होता है, ये होता है E.dl, वो 0 होता है। दैट मीन्स क्या होता है, E परपेंडिकुलर होती है सरफेस इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे जो आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस आती है वे क्या आती है, आपकी कॉन्सेंट्रिक सर्कल होती है। इसको इस तरह दिखाना, आपको डॉटेड फॉर्म में दिखा सकते हैं। इस तरह से आपको इसको ड्रा करना है, इस तरह दिखा सकते हैं आप इक्विपोटेंशियल सरफेस। कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है, बस एक से काम चल जाएगा। अगर नेगेटिव सरफेस पूछते तो ये जो आपके मैंने दिखाया है ये रेडियली इनवर्ड होते, तो आप लिखता है क्या है, फॉर आइसोलेटेड चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल। फॉर आइसोलेटेड चार्ज लिया है, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है, चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी आई आपकी, सरफेस आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल जिनका सेंटर पॉइंट सेम हो। तो ये क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए 11th और 12th क्वेश्चन क्या देखिए, 20 to 30 वर्ड्स में आपको लिखना है। यहाँ पे फर्स्ट क्या आपका, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम न्यूट्रल ऑब्जेक्ट टू एक्वायर 1 कूलम चार्ज। आपको ये बताना है कि 1 कूलम चार्ज में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, मैंने कराया भी हुआ आपको पता है। ड्यू टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, Q = जमा घटा NE। और यहाँ पे जो आपका क्या है, आपको N निकालना है, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं। तो N कितना हो गया, Q/E।
क्यू कितना है 1 कूलम है, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 10 की पावर कितनी होती है 19 होती है। तो ये आपका जो है इसको सोल्व करना है आपको। तो 1 को डिवाइड करना है किससे, अगर मैं पॉइंट हटाऊँगा तो आपका ऊपर कितना आ जाएगा, ये होगा 10, ये हो गया 16, और 10 की पावर ऊपर लेके गए कितना 10 की पावर पॉजिटिव 19। एक अगर हम यहाँ से डिजिट ले ले 10 ले ले तो ये हो गया 100/16 इंटू में 10 की पावर 18। 16 से 100 को डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आती है आपको पता है, ये आती है 6.25, 16 कम 96, 6.25 10 की पावर 8। तो कितने ट्रांसफ़र होंगे 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे ट्रांसफर्ड होंगे फॉर न्यूट्रल ऑब्जेक्ट रिक्वायर 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो हमारा आंसर कितना आ गया 6.25, यानी हमारा राइट आंसर है 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए स्टेट्स एंड डिस्कस ओम्स लॉ। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने आपको, स्टेट्स एंड एक्सप्लेन ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, देखिए ये ओम्स लॉ आपका ओम्स लॉ। इट स्टेट दैट करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स ऑफ कंडक्टर प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशन रिमेन लाइक टेम्परेचर मैकेनिकल स्ट्रेंथ एटसेट्रा। जैसे आप देखते हो ये बारिश आती है, जब थंडरस्टॉर्म आता है अकम्पेनिड बाय लाइटनिंग, तो आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो काट दी जाती है, क्योंकि फिजिकल कंडीशन की वजह से। तो यहाँ पे क्या देखिए आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ वी डायरेक्टली आई अगर एक हटाएंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी कॉन्स्टेंट को हटाएंगे, कॉन्स्टेंट आता है जिसे हम आर कहते हैं, ये क्या है कहलाता है रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस क्या होता है रो एल बाई ए, इसके अंदर ग्राफ ड्रा कर सकते हैं आप। ये क्या होता है वोल्टेज और करंट में ग्राफ बनाओगे तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। तो इस केस के अंदर आपको क्या इतना ही लिखना है कि 2 मार्क्स क्वेश्चन है व्हाट इज ओम्स लॉ, स्टेट ओम्स लॉ, ये आपको क्या है लिख देना है। यानी क्या है एक क्लोज सर्किट के अंदर जो आपका करंट फ्लो करता है वो हमेशा डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी जो बैटरी आप अप्लाई करते हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखिए 13 क्वेश्चन है, 13 एंड 14 क्वेश्चन जो 30 to 40 वर्ड में आपको लिखने हैं। तो क्या है देखिए एक्सप्लेन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडे के 2 लॉज है उसको एक्सप्लेन करना है, और स्टेट द लॉ यूज टू डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो यहाँ पे डायरेक्शन जो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्यों कौन करता है, लेंज लॉ डिफाइन करता है, आपको लेंज लॉ भी लिखना है। यानी 3 लॉज आपको इसके अंदर लिखने हैं। तो हमारा जो फैराडे के लॉज है वे क्या है, फैराडेज लॉ फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है, वेन एवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सर्किट इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस होता है, इट्स लास्ट एज लॉन्ग एज चेंज इन फ्लक्स टेकिंग प्लेस। यानी कब तक रहता है, जब तक क्या है आपका फ्लक्स यानी जो मैग्नेट है आप उसको मूव करेंगे लगातार, या जो आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है तब तक वो चेंज होता रहेगा, रिलेटिव मोशन होता रहेगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होती रहेगी। इसी फिनोमेनन को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इसकी हम मैथमेटिकल फॉर्म लिख सकते हैं, ये क्या है E.dl नेगेटिव चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, जो होता है आपका नेगेटिव d/dt B.ds। इस इक्वेशन जो है फैराडे लॉ है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जनरलाइज फॉर्म कहलाती है। अगर मैथमेटिक्स की तरह आपसे पूछ लीजिए मैथमेटिकल फॉर्म में फर्स्ट लॉ को लिखिए, तो ये सबसे पहले क्या आपको जस्ट यहाँ पे बस डिफाइन करना था फैराडे फर्स्ट लॉ, आप इसको यहाँ लिख के छोड़ सकते हैं। फिर इसका सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ क्या देता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो प्रोड्यूस होती है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये आपको मैथमेटिकल फॉर्म में देता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है वो देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद क्लोज सर्किट, ये क्या है आपका मैग्नीट्यूड है जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुई है। तो फर्स्ट लॉ डिफाइन करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को, और सेकंड लॉ क्या करता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो प्रोड्यूस हुई है उसके मैग्नीट्यूड को आपको देता है। अब इसके बाद जो तीसरा है आपसे पूछा गया है कि इन लॉ को जो आपका देखिए क्या दिया गया है, स्टेट द लॉ यूज्ड टू डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ।
तो इंड्यूस्ड ईएमएफ को जो लॉ डिफाइन करता है उसको बोलते हैं लेंज लॉ। तो आपका लेंज लॉ है, देखिए लेंज लॉ, ये लेंज लॉ है। ये लॉ क्या स्टेट करता है? दिस लॉ स्टेट दैट, देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा है कोयल दिखा है कनेक्टेड है गैलोमीटर के साथ, और यहाँ पे जो एक मैग्नेट है, जब मैग्नेट इसी तरफ मूव करता है लेफ़्ट टू राइट जाता है, जब लेफ़्ट जाएगा तो ये देखिए यहाँ पे कोई नॉर्थ पोलैरिटी एक्वायर कर लेती है, ये भी नॉर्थ, तो इनके बीच रिपल्सन होती है। और जब आप इसको दूर लेके जाएंगे तो यहाँ पे ये नॉर्थ पोल जब इधर मैं इधर लेके जाता हूँ, यहाँ पे साउथ पोलैरिटी एक्वायर कर लेता है। इसके क्या करता है? इसके मोशन को अपोज करता है, यानी अट्रैक्ट करता है। तो लेंज लॉ क्या? दिस लॉ स्टेट दैट डायरेक्शन ऑफ जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इंड्यूस्ड करंट है, वो इस तरह से है जो अपोज करती है खुद के ही खोज का जो इसको प्रोड्यूस करता है, यानी दैट इज़ इट अपोजेज दी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो फर्स्ट और सेकंड लॉ लिखने के बाद आपको तीसरा क्या बताना है? इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो डायरेक्शन है कौन सा लॉ देता है? लेंज लॉ देता है। लेंज लॉ क्या करता है? अपोज करता है। तो फैराडे फर्स्ट लॉ डिफाइन करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को, सेकंड लॉ मैग्नीट्यूड देता है, और इन दोनों की जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी डायरेक्शन जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ की, उसको कौन देता है? लेंज लॉ देता है। नाउ अब आपका लास्ट क्वेश्चन है, देखिए derive expression for electric field intensity due to electric dipoles at any point on the equatorial line। ये आपको क्या है? एक्सप्रेशन निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे हमें एक्सप्रेशन निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट। तो सबसे पहले इस टाइप का जो क्वेश्चन आए तो 2-3 लाइन छोड़ दीजिए। इसके बाद क्या है, सबसे पहले आप अपना मेन जो है डायग्राम बना लीजिए। तो डायग्राम बनाइए, देखिए ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसका ये हो गया आपका सेंटर ऑफ डाइपोल। आप इसकी यहाँ पे पहले लिख सकते हैं सेंटर ऑफ डाइपोल। हमें क्या निकालना है? किसी पी पॉइंट पे आप लिख सकते हैं क्या हमारा, मान लीजिए आपका -q चार्ज है, ये हो गया पल्स q। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज विद स्मॉल सेपरेशन। लेट मान लो इसका जो O है ये सेंटर ऑफ डाइपोल है। हमें क्या करना है? इसके पी पॉइंट पे, यानी कि बिल्कुल इक्वेटोरियल पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे आपको क्या निकालना है? r डिस्टेंस पे, इस पॉइंट पे आपको ये जो पी पॉइंट है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। पी पॉइंट आप लिख सकते, सेपरेशन क्या है इसकी? जो सेपरेशन है 2a है, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल स्ट्रेंथ देते हैं डाइपोल मोमेंट से। ये हो गया मान लो 2a सेपरेशन बिटवीन दिस टू पॉइंट A एंड B लिख देते हैं इसको। ये पॉइंट आपका A है, पॉइंट A, ये पॉइंट B, और ये जो डिस्टेंस है आपका जहाँ पे हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हम ये मान लेते R है, ये पॉइंट P है यहाँ पे। और पॉइंट P पे क्या मानते हैं हम? टेस्ट चार्ज मानते हैं। तो जो आपका एक्सप्रेशन निकालना है यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या है आपका, अगर टेस्ट चार्ज पॉजिटिव चार्ज की वजह से निकालते हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी क्या होगी? बिल्कुल इस तरह होगी, यानी रेडियली आउटवर्ड होगी। पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा, यानी इस तरह से। ये हो गई आपकी, लेट E1 ले लेते हैं, ये आपकी है E1। E1, ठीक है। इसी तरह क्या है, मान लो यहाँ पे जो ये पॉइंट P है, इसको लिख देता हूँ यहाँ पे। ये क्या पॉइंट आपका यहाँ पे पॉइंट P था, तो P की वजह से जो ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे टेस्ट चार्ज पॉजिटिव मानते हैं, तो जो आपकी डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, वो क्या होगी आपकी? डायरेक्टली इस तरफ आएगी, इस तरफ,
यानी कि इस तरफ नीचे की तरफ आएगी, तो डायरेक्शन क्या होगी इसकी, इधर आएगी आपकी, ये होगी आपकी इधर E2। और हम यहाँ पे जो एंगल मान लेते हैं, एंगल कितना है यहाँ पे थीटा मान लेते हैं, ये एंगल आपका है थीटा। सबसे पहले डायग्राम बना लीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगर हम देखा जाए, जब भी आपका एंगल पे होता है आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिजोल्व कर सकते हैं 2 कंपोनेंट में। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। इसका कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये इधर हो गया E1 का, तो इधर E1 साइन थीटा, तो इधर हो गया आपका E1 कोस थीटा, कोस थीटा। इसी तरह जो आपका अगर ये देखिए ये थीटा है, तो ये भी क्या होगा आपका थीटा होगा, ये वाला क्या होगा, ये भी थीटा। तो जो आपका E2 है ये भी 2 कंपोनेंट में रिजोल्व होगा। एक तो क्या है, इस तरफ नीचे तरफ आएगा इधर, ये क्या होगा आपका E2 साइन थीटा, और सेकंड वाला जो बिल्कुल इधर आएगा ये वाला जो है, ये क्या होगा आपका E2 कोस थीटा। यानी आपका डायग्राम है ये बन के तैयार है। यहाँ पे अगर मैं ये देखूँ, ये आपका ये हो गया एंगल, ये लिख देता हूँ, ये कितना हो गया 90, और ये कितना यहाँ से लेके यहाँ तक आपका जो है ये A है, ये भी A है, और ये भी क्या है A है। देख भी सकते हैं आप इसको, यहाँ तक आपका जो है ये वाला, और यहाँ से लेके यहाँ तक। अब यहाँ पे जो आपका जो डिस्टेंस है, जो BP है आपका BP, ये कितना होगा, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये जो आपका क्या बनेगा, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, ये किसके बराबर आएगा आपका, देखिए क्या आ गया आपका, देखिए A² जमा में R², और इसका क्या होगा स्क्वायर रूट। आपके डायग्राम बन के तैयार है। अब हमें क्या करना है, ये डायग्राम की मदद से आपको इस एक्सप्रेशन को कंप्लीट करना है। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आपका जो है आप लिख भी सकते हैं, यहाँ पे देखिए डायग्राम को देख के, लेट अस कंसीडर let us consider an electric dipole जो आपको डायग्राम में दिखाई दे वो लिख दीजिए, लेट्स इलेक्ट्रिक डाइपोल consisting of 2 point charge इज कौन सा हो गया, पल्स Q एंड माइनस Q आर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना माना हमने, 2a लिया है, ठीक है। ये अगर आपको ध्यान ना आए तो लिख सकते हैं एज शोन इन फिगर। अगर आपको लिखने है या पेपर के अंदर टाइम कम मिलता है तो आपको डायग्राम बनाना मेन, इसमें आप लिख सकते हैं एज शोन इन फिगर। तो इसके अंदर क्या हमें करना, क्या है हमें क्या निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी। तो ये लिख दीजिए, करना क्या आपको, लेट अस कैलकुलेट
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई कह सकते हैं। कहाँ पे? एट पॉइंट है आपका पी पॉइंट पे निकालें, यानी पी पॉइंट है आपको निकालनी है। कहाँ पे? एट ए डिस्टेंस लिख सकते हैं, एट पी पॉइंट एट ए डिस्टेंस, एट ए डिस्टेंस। ये कितना लिखा है मैंने? आर लिखा है, जो डायग्राम में दिखाई दे वही लिख दीजिए आप, आर फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल, यानी ओ पॉइंट्स लिख सकते हैं, यहाँ लिख भी सकते हैं। ये क्या है? सेंटर ऑफ डायपोल है। तो स्टार्ट करते हैं, हमें पता है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी आपकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1, आप अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख लीजिए, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आपको सभी टर्म लगानी होगी, आप लिख सकते हैं ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है Q/4πε0 हो गया। और जो डिस्टेंस हो गया आपका, देखिए PB, यानी हमारा क्या? PB, इस तरफ आपकी डायरेक्शन, आप इसको लिख सकते हैं PB, यानी इधर PB का स्क्वायर, PB का स्क्वायर लिख सकते हैं। और जो PB है क्या आपका, देखिए PB क्या है आपका, यहाँ पूरी वैल्यू रखेंगे Q/4πε0। ये PB कितना हो गया आपका? PB हो गया आपका, लिख सकते हैं A² R²। और इसका आपको देखिए क्या स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट फॉर्म में लिखना तो ठीक है, ऐसी डायरेक्ट क्या आप इसको देखिए कंप्लीट लिख देता हूँ। ये था आपका PB, इस कंप्लीट का क्या है? स्क्वायर है। तो जो हम E निकाल रहे हैं, ये जो E1 क्या है? E1 है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पल्स क्यू चार्ज, यानी जो हमारा पॉजिटिव चार्ज पहले ये लिया है, लिखना ये हो गया पल्स क्यू चार्ज क्या होगी? E1 Q/4πε0, डिस्टेंस कितना होगा? PB, और PB कितना? A² + R² का स्क्वायर रूट है। इसको आप फुल लिखेंगे, कितना आ गया आपका? Q/4πε0, ये आपका हो गया A² प्लस में R का स्क्वायर। ठीक है। तो इसके बाद देखिए आपका जो है सेकंड वाला क्या है आपका? नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो आपका जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है, तो जो आपका E2 है, मान लीजिए E2, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है आपकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो 3 नंबर में पूछा है, इसको आपको शॉर्ट लिख सकते हैं, डायग्राम मेन है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज कौन सा आपका? -Q चार्ज की वजह से। तो यहाँ पे जो आपका होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो E2, इसको भी अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख लीजिए, ताकि आपको वेक्टर का सिस्टम, वेक्टर की दिक्कत नहीं होगी। Q/4πε0। और अब देखिए यहाँ से आपका डिस्टेंस क्या होगा? PA का स्क्वायर, डायरेक्शन क्या है कहाँ से? PA, तो आप लिख सकते हैं PA का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका Q/4πε0। अब यहाँ पे बिल्कुल देखिए जो डिस्टेंस जो PB था वही डिस्टेंस क्या PA है आपका, तो ये भी कितना आएगा? सेम लिख सकते हैं यहाँ पे, कितना आ जाएगा? A² + R², क्योंकि स्क्वायर रूट कट जाएगा स्क्वायर से। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज पल्स क्यू की वजह से भी और नेगेटिव चार्ज क्यू की वजह से भी सेम है। लेकिन यहाँ पे अगर हम डायग्राम देखेंगे तो देखिए सारा जो है डायग्राम का है। यहाँ पे आपने देखा है डायग्राम में जो E1 है ये भी 2 कंपोनेंट में रिजोल्व है, और जो आपका E2 है वो भी 2 कंपोनेंट में रिजोल्व है। अगर हम यहाँ देखा जाए, ये थीटा था, तो यहाँ पे भी क्या आपका ये थीटा, अगर हम बात करें कोरस्पॉन्डिंग एंगल की आपने पढ़ा है, ये थीटा, ये भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो आपका जो E1 है रिजोल्व हो गया
E1 कोस थीटा, थीटा की डायरेक्शन में क्या होता है, कोस होता है हमेशा, E1 कोस थीटा, और इधर क्या हो गया आपका E1 साइन थीटा। आप इसकी यहाँ पे वैल्यू देख सकते हैं, मान लो यहाँ पे लिख सकते हैं आपका जो E1 है रिजोल्व हो गया, E1 कोस थीटा, यहाँ पे कुछ भी नाम लिख सकते हैं, यहाँ पे आपका जैसे मैं लिख देता हूँ PT, इस पॉइंट को T लिख देता हूँ PT, और इधर आपका ये लिख दिया, मान लो मैं कुछ भी लिख देता हूँ S लिख देता हूँ S, यानी E1 x थीटा की डायरेक्शन में हो गया E1 कोस थीटा यानी अलोंग PT, और E1 साइन थीटा अलोंग PS रिजोल्व हो गया। सिमिलरली क्या आपका जो E2 है वो भी रिजोल्व है 2 कंपोनेंट में, ठीक है। अब इसको देखिए, तो देखिए आपका जो E1 एंड E2 रिजोल्व्ड into 2 component लिखा ना आपका जो E1 कोस थीटा, इसको लिखते अलोंग मान लो PT, एंड E1 साइन थीटा अलोंग हो गया आपका PS, अलोंग PS। इसी तरह जो आपका है सेकंड वाला जो E2 है, इसको लिख सकते हैं, ये क्या हो गया आपका E2 कोस थीटा और E2 साइन थीटा। E2 कोस थीटा ये आपका हो गया आपका PT की तरफ अलोंग PT ले लेते हैं, और E2 जो साइन थीटा है ये अलोंग हो गया आपका PO की तरफ, अलोंग PO। ये देखिए डायग्राम में आपका E1 जो है आपका E1 कोस थीटा अलोंग PT, E1 साइन थीटा अलोंग PS। सिमिलरली जो E2 है E2 कोस थीटा अलोंग PT, और E2 साइन इधर की तरफ ये जो दिखाया है यहाँ पे, इधर इसके लिए है ये वाला PO की तरफ। अब यहाँ हमें पता है दोनों का जो E1 का जो मैग्नीट्यूड है, E1 का जो मैग्नीट्यूड है वो बिल्कुल बराबर है किसके, E2 के मैग्नीट्यूड के बराबर है। इसका मतलब क्या है, जो E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा इक्वल इन मैग्नीट्यूड है और अपोजिट इन डायरेक्शन है, सो कैंसल टू ईच अदर, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, सो कैंसल ईच अदर, कैंसल ईच अदर। जबकि आपका जो E1 कोस थीटा, E1 कोस थीटा एंड E2 कोस थीटा अलोंग क्या है, अलोंग आपका PT है, अलोंग PT और सेम है, इक्वल है, आर एडिड। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा आपका, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, लिख सकते हैं ये हो गया E1 कोस थीटा जमा E2 कोस थीटा, और हमें पता है E1 का मैग्नीट्यूड बराबर है E2 के मैग्नीट्यूड के। तो जो नेट जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो क्या हो गई आपकी, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो आ गई आपकी 2E1 कोस थीटा, 2E1 कोस थीटा, 2E2 कोस थीटा बराबर है, इसकी वैल्यू रखेंगे कितना आ गया 2 टाइम्स E1 क्या था Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर A स्क्वायर।
कोस थीटा। अब हमें जो है कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ध्यान से, जो कोस थीटा है, ये जो आपको ट्रायंगल दे रखा है, दिया हुआ है, इसके अंदर कोस थीटा कैसे निकालेंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस है। तो कोस थीटा क्या होता है, बेस बाई में हाइपोटेन्यूज होती है। इस डायग्राम का यूज़ करके हम क्या निकाल सकते हैं, कोस थीटा। कोस थीटा क्या आएगा, ये होता है परपेंडिकुलर बेस बाई में, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज। तो ये कितना आपका, ये बेस है आपकी ए, और जो हाइपोटेन्यूज हो कितनी हो गई आपकी, ए स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर, उसका क्या है स्क्वायर रूट। इसको हम लिख सकते हैं हाफ में, लिख सकते हैं पावर में ऐसे। स्क्वायर रूट क्या होता है, आपकी हाफ पावर होती है। इसकी वैल्यू उठाकर इसके अंदर रख देंगे तो आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई वो क्या आ गई आपकी, 2q/4π एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर आर स्क्वायर, और कोस थीटा से क्या आ जाएगा आपका, ए स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर की पावर कितनी होगी, 1/2। ये हो गया आपका। तो कंबाइन कर दे, तो अगर वेक्टर लिख देता हूँ, कंबाइन कर दें उसको, तो ये हो गया 2qa 4π एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपकी देखिए 1 पावर यहाँ पे है, हाफ पावर यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगी आपकी, ए स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर की पावर हो गई 3/2। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में देखा है, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल की जब हम निकालते हैं स्ट्रेंथ को किससे देते हैं, स्ट्रेंथ को हम इसको डाइपोल मोमेंट से लिखते हैं। और हमें पता है जो डाइपोल मोमेंट होता है, जो स्ट्रेंथ होती है डाइपोल मोमेंट की, उसको किस तरह लिखते हैं, पी से दिखाते हैं। और पी कहता है क्यू इंटू में 2a होता है। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसको ही लिख सकते हैं, ये आपका जो देखिए 2q क्या हो गया आपका, p हो गया, 4π एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर आर स्क्वायर की पावर होगी 3/2। और इसको मैं अब वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका वेक्टर फॉर्म में लिखूँगा। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, आपका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल उसकी डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। लेकिन हमारा जो नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई, ये देखिए वो क्या है, डाइपोल की डायरेक्शन या पॉजिटिव डायरेक्शन में, देखिए लेफ्ट की तरफ इधर है। तो ये क्या होगा आपका, यहाँ पे इसके आगे साइन क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आप इसको क्या है, मैग्नीट्यूड फॉर्म में रखिए ऐसे। अब वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो देखिए जो नेट रिजल्टेंट आपका जो आया है उसकी डायरेक्शन क्या है, ई एक्ट इन लिख सकते हैं यहाँ पे। नेट जो ई है, एक्ट्स इन, एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ पी। पी क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल स्ट्रेंथ है। हैंस जो आपका ई है, अगर हमारा नेट रिजल्ट आया है वो क्या आया आपका, -p। इसको लिख देता हूँ, (4π एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर आर स्क्वायर की पावर 3/2। 3 मार्क्स में था, आप इसको छोड़ सकते हैं। लेकिन स्पेशल केस निकालना चाहे, इफ़ जो आपका जो आर है बहुत बड़ा है, क्योंकि डाइपोल में सेपरेशन बहुत कम होती है, तो हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। पूछा कई बार डाइ पूछ लेते हैं, नेगलेक्टिंग ए स्क्वायर। तो जो आपकी इक्वेशन है ये क्या हो जाएगी आपकी इक्वेशन, जो आप इसका नंबर डाल सकते हैं। मान लो इक्वेशन आपकी जो निकाली है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन जो आपकी, ये आपकी रिड्यूस हो गई है।
इस फॉर्म में हो जाएगी ई आपका जो नेट आएगा, नेट ले लेते हैं वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, ये आ गया पी बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब हो जाएगा। कैसे होगा क्यूब? देखिए जब आप ए स्क्वायर को नेगलेक्ट करते हैं, मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपका, ये देखिए आपका यहाँ पे था, इसको नेगलेक्ट किया तो क्या हुआ, आर स्क्वायर की पावर आ गई 3/2, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया आर की पावर क्यूब। दैट चीज़ क्या है, इट इम्प्लाइज दैट क्या करता है, ये दिखाता है कि जो ई है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली आर की पावर 3 के। तो ये आपका रिजल्ट था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। सबसे पहले क्या करना है, आपने देखिए डायग्राम बना लेना है। डायग्राम बनाने के बाद जो डायग्राम में दिखाना है उसी को आपको लिख देना है, और फिर इसके बाद क्या है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या निकाली, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली E1, उसको रिजोल्व किया 2 कंपोनेंट में। इसी तरह जो नेगेटिव चार्ज माइनस की उसकी वजह से निकाली, उसको रिजोल्व किया। रिजोल्व करने के बाद क्या है, जो आपके साइन कंपोनेंट है इक्वल अपोजिट है, कैंसिल कर देते हैं, और जो कोसाइन कंपोनेंट ऐड हो जाते हैं। वैल्यू रखी आपने, कोस थीटा का मान निकाल लिया ट्रायंगल यूज़ करके, और उसके बाद रखने के बाद जो आपकी इक्वेशन है वो रिड्यूस हो गई है, जो हमें निकालना था, रिक्वायर रिजल्ट था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो ये था आपका आर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट पी पे। तो ये आपका जो पेपर था, तो ये था आपका सेट जुलाई का एग्ज़ाम था, पेपर था, जिसके अंदर आपके 14 क्वेश्चन थे। इस तरह से क्या है, आपको 14 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।